जय हिंद एस्पिरेंट्स। जैसा कि पिछली वीडियो में और क्लासेस में मैंने आपको बताया था पूरे भौतिक प्रदेश के बारे में, भारत में किस प्रकार उसको उप विभाजन और उसका विभाजन किया गया है और उसमें उनको कैसे कैसे वहां पर पर्वतों का निर्माण हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ अब मैं आज कवर करने वाला हूं ट्रांस हिमालय, तो मैंने कल बता ही दिया था आपको, फिर बृहद हिमालय, फिर उसके बाद आता है मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। कल जैसे कि मैं एक बस आपको समरी दिखा देता हूं यहां पे। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था प्राकृतिक उप विभाजन के बारे में। ओके, तो कितने प्राकृतिक उप विभाजन किया गया था? उसमें 4 किए गए थे। प्राकृतिक उप विभाजन जो होता है 4 पार्ट में इसको किया गया है। कौन कौन से 4 पार्ट में किया गया है? फर्स्ट पार्ट जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पर्वतीय हिस्सा था पूरा उत्तर का। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता था? मैदानी क्षेत्र आता था। फिर तीसरे नंबर पर आता था आपका पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता था। और फिर चौथे नंबर पर तटीय क्षेत्र आता था। इसका सिंपल अगर आपको दिखाया जाए तो ऐसे उप विभाजन आप इसका कर लीजिएगा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ओके, फिर मध्य का मैदानी क्षेत्र, फिर प्रायद्वीपीय पठार, और लास्ट में तटीय क्षेत्र। ये तो है हमारा प्राकृतिक उप विभाजन, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। सिंपल जस्ट ऐसे ही आपको एक मैप में इसको शो कर देना है और कलरफुल करके दिखा देंगे तो आपका बेनिफिट और बढ़ जाएगा। और इसमें अब हम आपको उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा समरी फिर से मैं बता देता हूं। कल मैंने इसी के बारे में बताया था और इसी के बारे में अभी मैं और भी बताऊंगा। क्या क्या मैंने इसमें बताया था? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में जैसे कि इसमें कौन कौन सा आता है, कौन कौन से मैंने रेंज के बारे में आपको बताया था। उसमें बताया था मैंने ट्रांस हिमालय के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था बृहद हिमालय के बारे में, लघु हिमालय या लेसर हिमालय, और लास्ट में शिवालिक हिमालय। ओके, कुछ इस प्रकार का खाका आपका बनकर तैयार हो गया था। मतलब कि प्राकृतिक का विभाजन करिए आराम से, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए, फिर सोचिए, उस पर गहन अध्ययन करिए, फिर देखेंगे आप पाएंगे उत्तर का जितना भी पर्वतीय क्षेत्र होता है वो भी 4 पार्ट में बटा हुआ है। उसमें 4 आपको हिमालय की श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा आपको, और कौन सी? बृहद हिमालय देखने को मिलेगा, साथ ही साथ लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आपको देखने को उसमें मिलेगा। अब क्या है, अब पहले तो मैं इसके बारे में पूरा आपको विवरण दूंगा। ओके, ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दे दी थी। मैं छोटा सा यहां पर फिर से आपको डायग्राम बना दूंगा। कैसे मैंने आपको बताया से ये देखिए, 1 मिनट। सिंपल मैंने आपको बताया था कि कोई भी डायग्राम ऐसा ही नहीं है कि आपने भारत का नक्शा ऐसे बना दिया और सर को समझा दिया कि सर यही तो डायग्राम होता है। तो कैसे? अगर आपका कोई शकल बनाए और सिंपल ऐसे बना करके और ऊपर कांटे निकाल दे तो क्या आप कहेंगे कि ये आपकी शकल है? सिंपल वैसे ही भारत का भी अपना एक शेप होता है और उसी शेप में अगर आप बनाते हुए उसमें पर्वतों, पठारों, मैदानों को दिखाएंगे, वहां की स्थलीय कृतियों को दिखाएंगे तो अच्छा असर पड़ेगा। मैंने कैसे आपको बताया था? सिंपल एक आप गड्ढा टाइप का बनाइए, जलाशय टाइप का बनाइए, फिर थोड़ा सा यहां पर बेंड कर दीजिएगा और फिर यहां से एक कैप लगाते हुए नीचे लाइए, फिर एक मटकी का शेप देते हुए इसको यहां पर छोड़ दीजिए।
फिर नीचे ले आइए, यहां पर त्रिदेवों को बना दीजिए या जो भी हो। फिर नीचे ले जाते हुए छोटा सा जलाशय नुमा एक नेपाल को बनाते हुए, फिर सिक्किम भूटान को बनाते हुए, और थोड़ा सा यहां पर लहर देते हुए और एक छोटा सा चोंच बनाते हुए नीचे आइए, और ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया, जिसे आपको सेवन सिस्टर्स मिल जाएंगे। अब कहेंगे सेवन सिस्टर्स कौन से? जो उसमें आपको स्टेट देखने को मिलेंगे, सिक्किम को अलग अलग कर दीजिए उसमें से, सिक्किम की उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। सेवन सिस्टर के अंतर्गत आपको अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर उधर आपको चला जाएंगे तो क्या कैसा मिलेगा, यहाँ पर नागालैंड मिलेगा, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम और त्रिपुरा देखने को मिलेंगे, और बीच में असम देखने को मिलेगा। तो ये डायग्राम आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में मुझे आपको आज समझाना है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में कल भी मैंने बताया था, फिर भी मैं आज आपको एक छोटा सा इसमें रिकॉल करा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि सर ने कल क्या बताया था। जो नए सुन रहे होंगे इस समय उनको भी कोई दिक्कत ना हो। ओके, देखिए नया कलर लेते हैं अब हम, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा इसे और डार्क करते हैं। अब देखिए ट्रांस हिमालय, पहले तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ट्रांस हिमालय के तहत आपको 3 प्रकार के यहां पर रेंज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे? मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म इसका बताया था, मैंने बताया था काल, ऐसे बताया था, याद करिए, काल ल, काल, और फिर उसके बाद क्या था, जाकर मिला पीर में। ओके, ये सीक्वेंस, ये ट्रिक है, ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए मैं अभी आपको इसको बना के दिखाता हूं। कार मतलब काराकोरम, फिर ला मतलब लद्दाख, और फिर क्या किसकी बारी आती है, जास्कर की। ये हो गया हमारा जास्कर। ओके, अब काराकोरम की अगर हम बात करें, कहां पर इसको आप शो करेंगे डायग्राम पर, गेस करिए। पहले नंबर पे लिखा है, टॉप पॉइंट पे लिखा हुआ है, तो इसे आप किस जगह पर उसे लिखेंगे, तो उसे आप यहां पर बड़े ही शालीनता से बनाते हुए यहां पर चले जाइए। थोड़ा सा मैं डार्क इसको कर देता हूं। देखिए ये वाला जो आप हिस्सा देखेंगे, ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा काराकोरम। ओके, काराकोरम को कृष्णा गिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कृष्णा गिरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। गिरी, गिरी मतलब भी आप हिंदी में जब पढ़ेंगे तो गिरी मतलब क्या होता है, पहाड़ ही होता है। ओके, कृष्णागिरी कृष्ण जी के नाम पर रखा गया एक नाम, प्यारा सा नाम कृष्णागिरी। और ये आप देखेंगे, ये डायग्राम जो ये काराकोरम का आप पूरा डायग्राम यहां पर आपको दिख रहा है, ये कुछ आपको एक मध्य एशिया के रीढ़ की तरह दिखाई पड़ेगा। रीढ़ कहेंगे वो तो हमारे बैक में होता है, नहीं भाई, बैक में ही नहीं होता है, ये प्रकृति का एक नाम दिया गया है। प्रकृति में जैसे मानव ने उसको नाम दिया हुआ है कि मध्य एशिया की काराकोरम को हम रीढ़ कहेंगे, तो इसका एक दूसरा नाम निकल के आता है मध्य एशिया की रीढ़। ओके, अब काराकोरम में और क्या क्या चीजें होती हैं, जाहिर से बात है, पर इसमें कोई ना कोई ऊंची चोटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कौन कौन सी, कल मैंने आपको बताया था जैसे कि उसमें आपको मिलेगा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा, K2। इसका क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन भी इसको बोला जाता है। ओके, गॉडविन
ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, K2। लेकिन ये अभी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? पीओके के एरिया में देखने को मिलेगा, पाक अधिकृत कश्मीर में। लेकिन फिर भी भारतीय सरकार के द्वारा, और हम भी इसको अभी भी भारत का ही हिस्सा मानते हैं, और ये भारत का सबसे टॉप चोटी में गिना जाता है। वरना अगर मान लीजिए अगर इसको आप हटा देते हैं तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आप बोलेंगे? जस्ट गेस करिए। उसके लिए आपको पूर्वी हिमालय की तरफ जाना होगा, और पूर्वी हिमालय में सबसे प्यारी चोटी जहां पर आपको चाइना के साथ कभी कभी मुठभेड़ की घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं। अब तो याद आ गया होगा, हाँ सर ने कुछ कहा था उस पे, वहां पर कई मुद्दे भी उठे थे, भूटान की सपोर्ट में भारत आ भी गया था। वहां पर आपको मिलेगा कंचनजंगा। वो फिर आ जाती है, अगर मान लीजिए K2 को ना माना जाए तो कंचनजंगा हो जाएगी टॉप की चोटी। ओके, एवरेस्ट को ना बोलिएगा क्योंकि वो नेपाल में आता है, मकालू नेपाल में आता है। ओके, तो ये सब नेपाल के हिस्से में आते हैं, जबकि हमारे भारत में K2 और कौन कौन सा आता है? कंचनजंगा आता है। और भी कई बीच में आपको देखने को उसमें मिल जाएंगे। कौन कौन से? जैसे कि आप कश्मीर से जब चलते हुए आएंगे, वो तो मैं जब भी आपको बृहद हिमालय के बारे में बताऊंगा तो उसमें मैं आपको एक बताऊंगा, जैसे कि नंगा पर्वत, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था कि वो नाम से नंगा पर्वत है, लेकिन प्रकृति ने उसको पर्यावरण आवरण के द्वारा उसको ढक रखा है। ओके, तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं? K2, और यहां पर साथ ही साथ आप पर देखेंगे गैसर ब्रह्म और मैसर ब्रह्म, यहां पर चोटियां भी देखने को मिलेंगी। गैसर ब्रह्म और मैसर ब्रह्म। आप कहेंगे सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी की अगर आप बुक खोलेंगे, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रहा हूं, और जो भी टॉपिक आते हैं जो कि सिलेबस में है वही मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। उसमें याद रखिएगा गैसर ब्रह्म और मैसर ब्रह्म ये कहां पर पाए जाते हैं? ये आपको मिलेंगे काराकोरम में देखने को मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा इसमें ये तो हो गया हमारे काराकोरम के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट, लद्दाख चोटी दूसरा। ये अब ऐसा कर सकते हैं कि ये सारी जो ट्रांस हिमालय की, इसमें आप कभी भी पीर पंजाल को मत लाइएगा, क्योंकि और ये जो देख रहे हैं जास्कर, जास्कर जो श्रेणी है ये भौतिक संरचनाओं की दृष्टि से ये आ जाता है आपका बृहद हिमालय के अंतर्गत। लेकिन इसका जो मैक्सिमम, इसका जो पोर्शन है जिसे रखा गया है, ये रखा गया है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, इसको रखा गया है। ओके, तो ट्रांस हिमालय के इसीलिए इसका पार्ट बोला गया, वरना इसका जो हिस्सा आप देखेंगे वो बृहद हिमालय में ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या है, इसके बाद चलते हैं काराकोरम के बाद लद्दाख को बनाते हैं। अब हम यहां पर ये वाला सेकंड नंबर, इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी जैसे कि सीक्वेंस में पूछ लेता है, नॉर्थ टू साउथ में सजाते हुए समझाइए काराकोरम के बारे में, लद्दाख के बारे में, जास्कर के बारे में, या उनको सीक्वेंस में रखिए। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बनकर आता है। ओके, तो दूसरे नंबर को क्या नाम देंगे? अब यहां पर लिख लेते हैं हम, ये हो गया हमारा लद्दाख। ओके, ये क्या हो गया? लद्दाख हो गया। अब तीसरे नंबर पर लद्दाख के बारे में मैं एक चीज और बना देता हूं, इसमें आपको पूरे एशिया की सबसे ऊंची चोटी वाला पर्वत देखने को यहां पर मिलेगा, उसका नाम है राकापोसी। कुछ ऐसे उसका डायग्राम देखने को मिलेगा, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एकदम से खड़ी हुई प्रतीत होती है ये चोटी। कहेंगे सर ऐसा कैसे, एकदम से मतलब टिप पे है, नुकीला एकदम। हाँ, कुछ ऐसा ही है वो। ये चोटी आपको केवल और केवल कहां देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी लद्दाख में। पॉइंट को याद रखिएगा। फिर उसके बाद तीसरे पे आते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा जास्कर। ये यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा
जास्कर, इसका भी नामकरण कर देते हैं यहां पर। ये देखिए, ये हो गया जास्कर। ओके, अब इसके नीचे से टच करता हुआ यहां से पूरा फैला हुआ है बृहद हिमालय, भारत की शान। और इसका मैक्सिमम हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा कहां? नेपाल में। ये जो मैंने जलाशय की तरह आपको प्यारा सा यहां पर दिखाया हुआ है। ओके, तो बताइए, कोई रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना? मैं अभी आपको ये ग्राफ के रूप में भी दिखा दूंगा ताकि आपको एक सिनॉप्सिस बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी तो पीडीएफ में आपको वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। कुछ यहां पर अलग ही देख लीजिए। फिर अब कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया, इसमें नदियां भी तो कुछ होती थी, आपने कल बताया था। नदी कहां से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है? हाँ बिल्कुल निकलती हैं वो नदियां, और वो वही नदी है जो हड़प्पा संस्कृति से होते हुए आ रही है। वो कौन सी नदी? अभी दिखा देता हूं उसको बना के। ये देखिए, यहां से सिंधु नदी आ रही है, लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए ये सिंधु नदी आ रही है। इसको हम नामकरण दे देते हैं। हम क्यों, पहले से ही ये नाम पड़ा हुआ है, सिंधु नदी, इंडस रिवर जिसे कहा जाता है। ओके, अब इसी की एक सहायक नदी है, सहायक नदी। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो सहायक, कोई ए सहायक, मतलब ये मान लीजिए एक मुख्य नदी है ए और उसकी सहायक नदी है बी, तो क्वेश्चन में ये कभी कभी रख देता है कि क्या वो बाईं तरफ से आई है या दाईं तरफ से आकर के उसमें मिल रही है। या वितरकाओं के बारे में अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें यह पूछा जाएगा कि वो दाईं तरफ से निकली है। सोचिए, आई है और निकली है में अंतर को समझते रहिएगा। जब मैं आपको नदी के बारे में बताऊंगा उसमें आपको सहायक नदी और वितरका नदी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि किस प्रकार वो डिवाइड की गई हैं, क्या उनकी खासियत है, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार श्योक नदी, किसी भी नदी को अगर चेक करना है कि वो दाईं ओर से आई हैं या बाईं ओर से आई हैं, तो उसके लिए सिंपल, जहां से नदी निकली हुई है, बात को नोटिस करिएगा, जहां से निकली हुई है नदी वहां से आप खड़े हो जाइए और जिस डायरेक्शन में नदी बहते हुए जा रही है उस डायरेक्शन में आप देखते रहिए उसको। और फिर लेफ्ट, उसके जो लेफ्ट साइड से आती हुई नदी रहेगी या जाती हुई नदी रहेगी वो उसके लेफ्ट साइड से बोली जाएंगी, और दाईं वाली जो दिखेंगी वो दाईं साइड से बोली जाएंगी। कभी भी आप उसके, जहां पर वो गिर रही है नदी, जहां पर वो समा रही है नदी, उधर मत देखिएगा। मतलब कि उधर से आप जहां से आती हुई आ रही, मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, गंगा नदी यहां से बह रही है हमारी तरफ से और सीधे जा रही हैं, तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा। और अब कहेंगे सर वहां पर कैसे आप खड़े हो पाएंगे? जस्ट एक इमेजिन कर लीजिए। इमेजिन जब आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सारी नदियां कहां से निकली है? यहां नॉर्थ और इस हिस्से से निकली है, नॉर्थ और ईस्ट से। तो आप ऐसे खड़े होकर ऐसे देखेंगे तो इधर से जो नदी आ रही है वो राइट हैंड साइड बोली जाएगी और इधर से जो आ रही है वो लेफ्ट हैंड साइड बोली जाती है। अब इसकी जो सहायक नदी आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे श्योक नदी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। समझ गए इतना? तो ये थी बात, कैसे नदियां उसमें से बही हैं और कौन सी उसकी सहायक नदी है। तो ये था पूरा एक ट्रांस हिमालय के बारे में। अब मैं इसको एक जस्ट ग्राफ के बारे में, ग्राफ की तरह दिखा देता हूं ताकि आपको समझने, इतना तो डायग्राम आप बना ही लिए होंगे अच्छे से। ओके, थोड़ा सा अब उसको एक सिनॉप्सिस के फॉर्म में भी दिखाना जरूरी होता है ताकि आपका आंसर जो है इफेक्टिव लगे। फिर इतना तो समझ में आ गया ना आपको? चलिए, अब ये मैं सिंपल बनाता हूं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट में आपको दिखाता हूं।
कौन कौन से अभी मैंने बताया था? काराकोरम, ओके, काराकोरम हो गया, फिर काला लद्दाख हो गया, और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जास्कर। ओके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हाँ सर, अब सही आप समझा रहे हैं। अब तक आपने जो बताया था वो कुछ समझ में नहीं उतना आ रहा था कि मैंने कैसे शुरू करें उस चीज को। तो ऐसे आप शुरू करिए, आप एक सिंपल सा सिनॉप्सिस बनाइए, फिर उसके बारे में मेंशन कर लीजिएगा। मेरा मेन काम है आपको समझा देना किसी तरह। अब देखिए, काराकोरम के बारे में मैंने आपको क्या कहा था, वो सारी पॉइंटें यहां पर मेंशन करते हुए चले जाइए। सिंपल सा मैंने क्या बताया था काराकोरम के बारे में? फर्स्ट पॉइंट, इसको मध्य एशिया की रीढ़ कहा जाता है। मध्य एशिया की रीढ़ कहा जाता है। दूसरा दूसरा इसको इसको कृष्णागिरी भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, इसमें जो मैंने अभी आपको दिखाया था ट्रांस हिमालय के बारे में, काराकोरम के बारे में, यहां पर आपको केटू पर्वत देखने को मिलेगा, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, सबसे ऊंची चोटी। और साथ ही साथ यहां पर आपको मिलेगा गैसरब्रम और मैसरब्रम चोटियां भी देखने को मिल जाएंगी। सर ये तो आपने सही बताया, इसमें आप ये भी बता दीजिए कि वहां पर ग्लेशियर कौन कौन से होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में रख देते हैं, ग्लेशियर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहां पर आपको ग्लेशियर जो देखने को मिलेगा, मैं इधर लिख देता हूं, कौन कौन से ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर कौन सा है? सर वो तो सियाचिन ग्लेशियर है। अच्छा सर, वही वाला ग्लेशियर आप बात कर रहे हैं जिसके लिए हमारी सेना तैनात रहती है? हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है, चाहते तो पूरा का पूरा वो बर्फीला क्षेत्र है, सरकार चाहे तो उसको छोड़ सकती है, लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ा जाता है। वो एक ऐसा टिप पॉइंट होता है। यहां पर ये इस हिस्से पे आपको दिखेगा, जो मैंने कश्मीर का हिस्सा आपको बताया था, यहां पर आपको सियाचिन ग्लेशियर इस वाले हिस्से पे देखने को मिलेगा। अगर उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर ना तो हम पाकिस्तान पे नजर रख पाएंगे और ना ही चाइना पे नजर रख पाएंगे। फिर तो आपको कारगिल का युद्ध तो याद ही होगा कि थोड़ी सी भूल क्या हो गई, नजर रखा नहीं गया, हमारे पास जीपीएस जैसा सिस्टम नहीं था, तब उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब सही आया। अच्छा, तो मतलब इतना महत्वपूर्ण है सियाचिन, बिल्कुल। और इसकी महत्ता को देखते हुए और भारत की सुरक्षा को देखते हुए हमारी सरकार ने नाविक बनाया। नाविक क्या सर? नाविक वही है जिसमें 7 सैटेलाइट आपके ऊपर, यानी कि सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस में तैनात हैं। अच्छा सर, मतलब ऊपर भी, मतलब कि वो नजर रखे हुए। हाँ बिल्कुल। तो ये इस प्रकार आप इसमें मेंशन करिएगा काराकोरम के बारे में, जो कि आता है ट्रांस हिमालय में, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। और इसमें आपको सियाचिन के अलावा कौन सा मिलेगा? बाल्टोरा, बियाफे और हिस्पर, ये ग्लेशियर आपको देखने को मिल जाएंगे। सर ग्लेशियर क्या होता है? अभी दिखा देता हूं आपको ग्लेशियर क्या होता है। ये जो दो आप देख रहे हैं, ये बर्फ से पूरा ढका हुआ एरिया, ये देखिए ये। अच्छा सर, ये ग्लेशियर होता है? हाँ बिल्कुल। अब इसी में एक नाम, जैसे कि इसे रख दीजिए सियाचिन ग्लेशियर, यहां से बियाफे
ये रख दीजिए बाल्टोरा। और कोई नाम अगर आपको दिख रहा हो, ये छोटा सा प्यारा सा भाई बंधु हमारे आ रहे हैं, इसको इस पर रख दीजिए। अच्छा, तो ये ग्लेशियर होता है, बिल्कुल यही ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर कई हजारों सालों से जैसे कि उस पर बर्फबारी हो रही होती है, जैसे कि हमारा समुद्र तैयार हुआ था। समुद्र कैसे तैयार हुआ था उस पर मैं इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल दूंगा कि किस प्रकार हमारी पृथ्वी की संरचना, मतलब कि संरचना के बारे में मेनली तो मैंने आपको बता ही दिया है, साथ ही साथ कैसे वो रोटेट कर रही है इसके बारे में मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ और भी उसमें कुछ पॉइंट ऐड जरूर करूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बिल्कुल, तब ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये ग्लेशियर कहलाता है, जिसमें हजारों सालों से जो बर्फ गिरती रहती है वो यहीं पर ही जमा होती रहती है। क्या होता है, हमेशा आप कभी भी बर्फीली एरिया पे चले जाइए, वहां पर बर्फ टूटते हुए रहते हैं, देखेंगे वो ऊपर से टिप से नीचे आते हुए रहते हैं, तो यहां पर वो इकट्ठा हो जाते हैं। इस पर आप आसानी से चल सकते हैं। जब कभी भी आपको तपोवन जाना हो तो गंगोत्री के ग्लेशियर से आगे बढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो बहुत ही खतरनाक स्थिति रहती है। उसको देखेंगे, उसमें पहले तो सही था, आराम से उसमें आप जा सकते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जलवायु परिवर्तन कुछ इस कदर बढ़ गया है, जिसमें मैंने आपको एक शॉर्ट पॉइंट दिया था, शॉर्ट वीडियो आपको सामने रखा था क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के बारे में। सर वो तो मैंने सुना नहीं, सर एक बार फिर से छोटा सा बता दीजिए वो क्या था। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट सुर्खियों में आजकल बहुत चल रहा है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि कहां कहां पर जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन से पॉइंट वहां पर जिम्मेदार हैं, वो चीज मैंने बताया था, जो कि अब हमारे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनकी सरदर्दी बन गई है ये चीज। अब सरदर्दी कैसे सर, वो इसलिए क्योंकि हमेशा लगे रहते हैं कि मतलब सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, आखिर ये नए कैसे दिक्कतें जनरेट हो रही हैं। तो इसका वही पहलू है, जैसा कि कई हमारे कन्वेंशन हो चुके हैं यूनेप ट्रिपल सी के द्वारा, लेकिन अभी तक किसी को भी व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा चुका है इतना अच्छे तरीके से। बस आप उसको केवल किताबों तक ही सीमित देखेंगे। यही नतीजा है कि हमारा जो लक्ष्य तय किया गया था पूरे वैश्विक स्तर पर कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर हम धरती का नहीं होने देंगे वैश्विक स्तर पर जितना है, लेकिन जिस कंडीशन से जो अभी अवस्थिति चल रही है, स्थितियां जो चल रही हैं, जिस प्रकार हमारा कल कारखाने चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं, और भी कई चीजें जो जिम्मेदार हैं, पेड़ पौधे जो कट रहे हैं। अच्छा सर, पेड़ पौधे कटने से भी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आप पेड़ पौधों को काट रहे होते हैं तो बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर देता है। तब तो ये गंभीर मुद्दा है सर जी, बिल्कुल ये एक गंभीर मुद्दा है। फिर जब जलवायु परिवर्तन होता है उसके लिए जो जो चीजें जिम्मेदार होती हैं वही क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के अंतर्गत देखा गया। फिर कहां कहां पर सर देखा गया था, थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। जरूर दे देता हूं। वो आपको देखने को मिल गया था, ऊपर चले जाइए, टॉप से शुरू करिए, आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक। अच्छा, वही जो ग्रीनलैंड से शुरू, मतलब कि हमारा आइसलैंड से शुरू है, बिल्कुल अटलांटिक के ऊपरी हिस्से पर देखने को मिला उसका असर। और साथ ही साथ ग्रीनलैंड में भी बर्फ का पिघलना ये देखा गया था, जो कि एक गंभीर मुद्दा था। और साथ ही साथ नीचे आप चले जाइए, आर्कटिक जो पूरा फैला हुआ है महाद्वीप आर्कटिक,
पूरा बर्फ से, उसमें भी चेंजेस होना शुरू हो गया, वो भी पूरी तरीके से वहां बर्फ जो है पिघलना शुरू हो गया। सॉरी, ओके। और साथ ही साथ केवल इतना ही नहीं हुआ, और भी कई जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा था। जो हमारे कोरल द्वीप, जो हमारा प्रवाल भित्ति नहीं होता है, 0 डिग्री पे आप देखेंगे प्रवाल भित्ति, उस पर भी असर आ रहा है, क्योंकि उनके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर होना बहुत जरूरी होता है। अगर उससे वो ज्यादा हुआ तो उसमें विरंजन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, उसका भी असर देखा गया उसमें। और साथ ही साथ, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, साथ ही साथ परमाफ्रॉस्ट में भी, परमाफ्रॉस्ट, हाँ परमाफ्रॉस्ट, बर्फ से जमी हुई, जो कि पिघलने की बहुत ही कम संभावना होती है, हमेशा माइनस में डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर होता है, फिर उसमें भी चेंजेस होना स्टार्ट हो गया। ओहो, ये तो मुद्दा है, फिर तो गंभीर है। हाँ बिल्कुल, ये हमारा करंट मुद्दा है, जिस पर आपसे क्वेश्चन 100% पुटअप जरूर किया जाएगा, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। ओके। और इस मुद्दे को कब लाया गया था? अभी हाल ही में वायु दिवस मनाया गया था, वायु सुरक्षा दिवस, जो भी उसमें, जो भी सॉरी, वायु सुरक्षा दिवस जो मनाया गया था, उसमें इस मुद्दे को उठाया गया। और सच में ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी एक सोचनीय विषय बन चुका है। ओके। तो उसका असर इन ग्लेशियर पर भी पड़ रहा है, ये पिघलते हुए जा रहे हैं, इसमें दरारें बनना शुरू हो गई हैं अब। सर आपने ये क्यों समझाया? ज्योग्राफी में इसका क्या काम? ज्योग्राफी में इसी का ही काम है, क्योंकि अगर करंट से लेते हुए मैं आपको ना बताऊं तो आप कैसे लिख पाएंगे इन सब चीजों को? आप कैसे बता पाएंगे कि हमारे ग्लेशियर क्यों पिघलना स्टार्ट हो रहे हैं? एक इफेक्टिव जानकारी, एक इफेक्टिव आंसर ही एग्जामिनर को खुश कर देगा एकदम से कि हाँ बच्चे ने क्या लिखा है। कुछ तो यूनिकनेस होनी चाहिए आपके आंसर में। आप समझ में आया कि हाँ ये मुद्दा चल रहा है, अच्छा हुआ सर ने ये भी चीज बता दिया, अब मैं उसको आराम से मेंशन कर सकता हूं। अब देखिए, लद्दाख की बारी अब आती है। काराकोरम का ये जो ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, यहां पर आपको जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। कहां पर आपको जीवाश्म देखने को मिलेंगे? पूरा तो पूरा देखिए बर्फ से ही निर्मित है। और इस चट्टान का जो निर्माण हुआ है, इस पर्वत का जो निर्माण हुआ है, वो हुआ है किस जगह पर? यूरेशियन प्लेट पर हुआ है। इंडियन प्लेट मत लगा दीजिएगा, इसका जो निर्माण हुआ है यूरेशियन प्लेट पर हुआ है। हाँ सर, अब सही आप बोले हैं, यूरेशियन प्लेट, हाँ बिल्कुल, जिसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार दो प्लेटें आस पास आ रही हैं। कौन से सर बल के द्वारा? आपने बताया था संपीड़न बल के द्वारा, मैंने बताया था। और मूवमेंट कौन सा था उसमें? अपसारी मूवमेंट था, कन्वर्जेंट मूवमेंट था, अपसारी संचलन था, जिसकी वजह से जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो उसमें एक प्लेट से तो हिमालय का पूरा बृहद और शिवालिक हिमालय तक का निर्माण हो रहा था, और जो यूरेशियन प्लेट थी, ये वाला प्लेट, ये ऊपर जब उठ रहा था तो ये ट्रांस हिमालय का निर्माण कर रहा था। और सभी हिमालय में सबसे पहले इसी का ही निर्माण हुआ था। कुछ ऐसे, मैं आपको एक डायग्राम यहां पर बना के दिखा देता हूं। ये हमारा भारतीय प्लेट है और ये हमारा यूरेशियन। और
जब इनके बीच संपीड़न बल लगा तो यूरेशियन प्लेट में हलचल हुई और हलचल के फलस्वरूप यहां पर ये वलन हुआ और यही हमारा ट्रांस हिमालय कहा गया। फिर अवसादों के जमाव से यहां पर भी वलन हुआ जिसमें 3 रेंज बनकर तैयार हुई जो कि इससे भी ऊंचे थी, बृहद हिमालय और फिर मध्य हिमालय और लास्ट में था शिवालिक हिमालय। आप समझ में आया क्यों मैंने पहले जियोमॉर्फोलॉजी मैंने वैश्विक स्तर पर मैंने उसको आपको समझाया और समझाने के बाद तुरंत हम आए इस वीडियो पे, इस चैप्टर पर, कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। ओके, ये देखिए जास्कर का जा तो गायब ही हो गया। अब समझ में आ गया इतना। और ट्रांस हिमालय ये भी अवसादों से ही निर्मित हुआ है, पर इसमें आपको वनस्पति नहीं मिलेगी, जीवाश्म नहीं मिलेगा, बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रहा होगा। फिर चलते हैं लद्दाख पे। इसको क्यों अछूता रखें, यहां पर टिप आपको देखने को मिलेगी जिसे हमने नाम दिया था राकापोसी। सबसे ऊंची चोटी राकापोसी यहां पर आपको देखने को मिल गया था। और जास्कर है फिर तीसरे नंबर पे आती है। अब इनके बीच मैं दिखा देता हूं, इतना तो आप बना ही लिए होंगे। अब इन दोनों के बीच बहती है सिंधु नदी, सॉरी इनके बीच बहेगी सिंधु नदी। और इनके बीच श्योक नदी बहती है जो कि सिंधु की सहायक नदी होती है। कुछ इस प्रकार का आपको डायग्राम यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही एक छोटा सा खाका आप इसमें बना दीजिएगा और ट्रांस हिमालय को अच्छे से समझा दीजिएगा। हाँ, अब सर आपने सही समझाया है, थोड़ा सा अब समझ में आने लगा, थोड़ा सा ही क्यों, और भी आपको समझना चाहिए था। अब हम चलते हैं बृहद हिमालय की तरफ। अब बृहद हिमालय में भी सेम वैसा ही डायग्राम आप बनाइए पहले तो। ओके, एक जलाशय नुमा बनाइए, फिर थोड़ा सा बेंड करिए, फिर यहां से कैप और फिर नीचे आते हुए एक मटकी चिपका दीजिए, फिर यहाँ पर छिपकली के पांव बनाइए और फिर नीचे आते हुए जलाशय नुमा ये आकृति बनाते हुए फिर यहाँ पर टिप बनाते हुए ये हमारा डायग्राम बनकर तैयार है ना। आसान, कितना आसान है ये। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम बृहद हिमालय को शो करेंगे। ट्रांस हिमालय तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बृहद हिमालय पर। इसमें आपको थोड़ा सा मैं डार्क करके दिखाता हूं, यहां से स्टार्ट करिएगा आप इस पॉइंट से। इसको ये है हमारा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत यहां से चलिए और यहां सिंटेक्स वैली के पास आप नामचा बरवा तक इसको फैला दीजिए। वो कैसे, सीधे यहां से चलिए, यहां से जम्मू कश्मीर से होते हुए आप पहुंचिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से होते हुए आप पहुंचेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर आप नेपाल में एंट्री मारिए, फिर सिक्किम को टच करते हुए भूटान से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ही ऊपर पहुंच जाइए आप
नामचा बरवा के पास। ये आपका बनकर तैयार। सर इसको कोई नाम आप दे सकते हैं? ये आपका एक CCA सेंट्रल क्रिस्टलिन एक्सिस जैसा ये आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, सेंट्रल क्रिस्टलिन एक्सिस। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही उसे मेंशन करिए, उसको आप देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं और उसका कोई ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। बाकी आप लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, CCA शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो इसका जो शेप है एक एक्सिस जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा। अब सीक्वेंस से चलिए, बृहद हिमालय की बात हो रही है तो यानी कि ये अवसादों से ही निर्मित है, इसमें जीवाश्म भी है। टेथिस सागर के बाद जब टेथिस सागर खत्म हुआ तब जाकर के तो निर्माण हुआ था सारे हिमालय रेंज का। फिर बृहद हिमालय में कई रेंज में यह फैला हुआ है। कौन कौन से, उसमें कौन कौन सी चोटियां हैं, जैसे ही आप यहां पर मैं दिखा देता हूं। यहां पर दूसरा कलर ले लेता हूं, ये वाला। ये तो आपको नंगा पर्वत देखने को मिल गया। फिर और आगे आप चले जाएंगे, यहां पर उत्तराखंड के पास, वहां पर आपको चोटियां देखने को मिल जाएंगी। वहां पर आपको बद्रीनाथ देखने को मिलेगा, केदारनाथ देखने को मिलेगा। ओके, केदारनाथ, बंदरपूछ, बांदेरपूछ भी कहा जाता है, बंदरपूछ से भी आप उसको याद कर सकते हैं। फिर बद्रीनाथ, नंदा देवी। ये चोटियां जो आप देख रहे हैं ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी उत्तराखंड में। फिर सीधे और आगे बढ़ जाइए तो आपको यहां पर मिलेगा मकालू मिलेगा, यहां पर अन्नपूर्णा मिलेंगी, और यहां पर आपको गौरी शंकर देखने को मिलेंगे। और आगे आप बढ़ेंगे, छोयू देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एवरेस्ट। ओके, तो ये आपको चोटियां देखने को मिलेंगी नेपाल के अंतर्गत। फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा। वो कहां पर मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में। और फिर सीधे चले जाइए नामचा बरवा तक। तो कुछ इस प्रकार फैला हुआ है हमारा बृहद हिमालय। ओके, अब इसको अगर सिर्फ दिखाना, इतना तो आप बना लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बिना डायग्राम के ये आप समझा नहीं पाएंगे और उतना इफेक्टिव भी नहीं लगेगा। ओके, यहां पर आपको बृहद हिमालय के तहत आप जैसे कि बृहद हिमालय और इसके आगे कौन सा मिलेगा? लघु हिमालय। तो इनके बीच में आपको, जैसे कि ये बड़ा सा फैला हुआ है बृहद हिमालय,
और यहां से स्टार्ट है ये लघु हिमालय। तो यहां पर जो घाटी होती है, यहां पर आपको मिलेगा कश्मीर घाटी। और थोड़ा आगे जब आप हिमाचल प्रदेश की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको कांगड़ा और कुल्लू घाटी देखने को मिलेगा। और जब आगे बढ़ेंगे नेपाल की साइड आप बढ़ेंगे तो वहां पर काठमांडू घाटी देखने को मिलेगा। ओके, ये है हमारा बृहद हिमालय, सबसे बड़े रेंज में फैला हुआ, और इसी में आपको सारी चोटियां भी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आप सीक्वेंस में ऐसे ही जस्ट एक सिनॉप्सिस के फॉर्म में उसको लिख लीजिएगा। उत्तराखंड यहां पर लिखिएगा, वहां पर आपको मिलेंगे केदारनाथ, बंदेरपुर, बद्रीनाथ और नंदा देवी पर्वत। और आगे जब बढ़ेंगे नेपाल की साइड आपको देखने को मिलेगा, यहां पर कौन कौन से देखने को मिलेंगे, यहां पर अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, छोयू, मकालू, और लास्ट में मिलेगा आपको एवरेस्ट। फिर सीधे फिर आ जाइए इंडिया में, सिक्किम में चले जाइए, वहां पर मिलेगा कंचन जंगा। तो ये बृहद हिमालय के पार्ट होते हैं, और इनके बीच बृहद हिमालय से लघु हिमालय के बीच में आपको मिलेंगे वो घाटियां। इसमें जो कश्मीर घाटी है, ये जो देख रहे हैं, यहां पर आपको करेवा मिलेगा। करेवा क्या होता है सर? करेवा जो होता है ये हिमोड़ का निक्षेप होता है, हिमोड़ का निक्षेप होता है। यानी कि आप यहां पर जो बर्फ होते हैं उनका पूरा एक के बाद एक सीमेंटाइजेशन, यानी कि एक के ऊपर एक जमाव जैसा देखने को मिलेगा। फिर जब चेंज होता है, टाइम बदलते हैं, तो उसमें वादियां फिर हरी भरी हो जाती हैं। और यहीं पर ही सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो किसका किया जाता है कश्मीर घाटी में? वो किया जाता है, वैसे तो ये फूलों की घाटी के रूप में फेमस ही हो गई है, और यहां पर आपको केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, केसर के उत्पादन के लिए ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारत में सबसे ज्यादा यहीं पर ही जम्मू कश्मीर के इसी इलाके में केसर का उत्पादन किया भी जाता है। कृषि के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप डायग्राम में यहां पर मैप में देख लीजिए कैसे पूरा फैला हुआ है। ये नंदा देवी, यहां से आप पूरा ग्रेट हिमालय ये देखिए फैला हुआ है। ग्रेट हिमालय यहां से होता हुआ इस जगह पर नामचा बरवा तक गया हुआ है। ओके, और ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो ये पीर पंजाल से ऐसे ही होता हुआ आया हुआ है। ओके, इसका एक ये देखिए डायग्राम, बृहद हिमालय कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पर कुछ लोग छुट्टियां भी मनाने गए हुए हैं। ऐसा मध्य हिमालय, फिर मध्य हिमालय में अब हम आपको ले चलते हैं सीधे वहीं पर ही मध्य हिमालय में।
मध्य हिमालय। इसमें क्या क्या है आपको देखने को मिलेगा, इसमें मध्य हिमालय को जो है 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? पीर पंजाल श्रेणी, फिर आप हिमाचल प्रदेश की ओर चले जाएंगे तो इसको धौलाधर बोला जाता है। ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिर उत्तराखंड में इसको बोला जाता है, 2 नामों से इसको जाना जाता है, एक तो नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद लास्ट महाभारत श्रेणी, ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। ओके, तो मध्य हिमालय को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसे इसमें, जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूं, यहां से जो एरिया पूरा फैला हुआ है, ये हिस्सा, ये कश्मीर हिमालय या पीर पंजाल वाली श्रेणियां पूरी ये फैली हुई हैं। फिर उसके आगे यहाँ पर आप पहुंचेंगे, ये यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर इसको धौलाधर बोला जाता है। ओके, यहाँ तक पूरा ये फैला हुआ है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तराखंड, मसूरी या नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ तक ऐसे फैला हुआ नेपाल में इसको नाम दिया गया है महाभारत श्रेणी का। ओके, तो ऐसे ये 4 भाग में डिवाइड है। ये हमारा लघु हिमालय या मध्य या लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कई नाम, कोई भी नाम आपको अगर आ जाए, लघु मध्य मिडिल, तो एक ही नाम है, उनका पूरा ऐसे सीक्वेंस चल रहा होता है। ओके, तो ये जानकारी थी मध्य हिमालय के बारे में, जो कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और इसके बाद शुरू हो जाता है, यहां पर आपको मध्य हिमालय के तहत ही यहां पर घास के मैदान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वो कौन कौन से सर मिलेंगे? घास के मैदान यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? कश्मीर में अगर आप चले जाएंगे, कश्मीर में आपको मर्ग मिलेगा, जैसे कि गुलमर्ग हो गया, ये सब घास के मैदान वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं उत्तराखंड में आपको बुग्याल मिलेगा। ओके, तो ये मध्य हिमालय में घास के मैदान वहां पर पाए जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। यहीं पर ही मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं। कुछ मध्य हिमालय ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा फैला हुआ एक वादी, प्यारा सा स्थान मध्य हिमालय। फिर ये डिवाइड हुआ है कहीं पर, पहले तो ऐसे ही होगा, ये आपको यहाँ पर ट्रांस हिमालय होगा बीच में,
ITSZ, इंडस सांगपो सेचर जोन, यानी कि सिंधु नदी और सांगपो नदी के मिलन वाला जो क्षेत्र, जो घाटी है, यहां पर देखने को मिलेगा। फिर यहां पर बृहद हिमालय था, और बृहद हिमालय के बाद MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा डिवाइड हुआ था। ये किससे? यहां पर लघु हिमालय था। ओके, तो ये बड़ा हिस्सा देख रहे हैं, यहां कहीं पर आपको बृहद हिमालय, फिर बीच में एक घाटी पूरा फैला हुआ दिखेगा MCT के नाम से। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है हमारा शिवालिक हिमालय, और इसके बीच की ये जो घाटी देखने को मिलेगी, ये बोली जाती है MPF, मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से उसे जाना जाता है। और लास्ट में फिर इधर हिमालयन फ्रंट फॉल्ट होता है, यानी कि उधर से अब आपको देखने को मिलेगा पूरा मैदानी क्षेत्र। तो ये हमारा मध्य हिमालय का प्यारा सा डायग्राम है, और ये वादियां हैं कश्मीर घाटी की, एक मनोहर घाटियां। यहीं पर ही आपको करेवा भी मिल जाएगा, यहां पर आपको केसर का उत्पादन करते हुए भी दिखाया जाएगा। फिलहाल तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वहां पर उत्पादन होता है। फिर शुरू हो जाता है शिवालिक हिमालय का पूरा रेंज। आप कहेंगे सर सब तो डायग्राम एक ही जैसा दिख रहा है। वहां पर ऐसा ही है, बस अगर आपको अंतर देखना है तो वो केवल घाटियों से ही पता चलेगा कि एक घाटी से दूसरी घाटी में जाने पर उसमें अंतर, डिफरेंस पता चल जाता है। हर एक जो रेंज होता है दूसरे से, पहले तो जैसे कि शिवालिक थोड़ा सा नीचे होगा, वो थोड़ा सा मध्य उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर होगा, और बृहद पे पहुंचेंगे तो और भी ज्यादा ऊंचाई पर वो देखने को मिल जाएंगे। अब फिर इसके नीचे आपको यहां पर शिवालिक रेंज देखने को मिल जाएगा। ये आपको कोसी नदी तक तो खास कर देखने को मिलेगा, यहां पर कोसी नदी बहती हुई आती है, वहां देखने को मिल जाएगा वहां तक। लेकिन उसका कुछ कटान के बाद कुछ हिस्सा आपको मिलेगा जा करके अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार यहां ये गैप, ये कहलाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इसके बाद ये पूरा एरिया शुरू हो जाता है मैदानी क्षेत्र का। तो ये है हमारा पूरा शिवालिक रेंज का पूरा अच्छा सा डायग्राम। ओके, इसके बाद जो आप देखेंगे, इसमें जो आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा संरचनात्मक और क्रियात्मक, जो यहां पर क्रियाएं देखने को मिलेंगी, यहां पर आपको दून क्षेत्र देखने को मिलेगा और द्वार क्षेत्र। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा हरिद्वार, और दून क्षेत्र देहरादून के रूप में आपको मिलेगा शिवालिक रेंज के अंतर्गत ही ये मिलता है। तो इसको भी मेंशन जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको तराई, निचला हिस्सा जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से, ये हिस्सा ये होता है तराई क्षेत्र। जब मैं आपको बताऊंगा कैसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ, पहले तो आपको मिलेगा भाबर, तराई, बांगर, फिर खादर। तो तराई में आपको यहां पर कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे। ओके, यहां पर कई कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन्हीं कंकड़ पत्थर में भाबर से आई हुई नदियां इसमें कहीं विलुप्त सी हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं तराई क्षेत्र में कभी भी नदियां, ये खासियत होती है। तो ये आपको गिरिपदीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कहां पर? शिवालिक हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। तो ये जानकारी थी शिवालिक हिमालय के बारे में। तो आप समझ में आ गया अच्छे से, सिंपल।
अगर एक छोटा सा प्यारा सा ऐसे ही डायग्राम बनाकर आपको दिखाया जाए तो एक ऐसे ट्रांस हिमालय बनाइएगा, फिर नीचे एक घाटी बनाइएगा, फिर बड़ा सा एक बृहद हिमालय बनाइएगा, फिर उसके बाद एक मध्य और एक इधर शिवालिक हिमालय दिखा दीजिएगा, और उसके बाद नामकरण कर दीजिएगा यहां पर ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, और इसकी खासियतें लिख दीजिएगा। यहां पर कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, या इसकी केटू, ऑस्टिन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बारे में यहां पर जिक्र आप कर दीजिएगा। फिर यहां से दिखा दीजिएगा ITS के बारे में लिख दीजिएगा। ITS मेन बाउंड्री फॉल्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट, और यहां पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और लास्ट में हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये पूरा डायग्राम बनाते हुए आप उसकी वैश्विक पहलू को दिखाते हुए, कृषि पहलू को दिखाते हुए, और साथ ही साथ अगर आपसे उसमें राजनीतिक पहलुओं का भी जिक्र किया जाए तो उसको बताते हुए अपना आंसर कंप्लीट कर दीजिएगा। तो ये पूरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये था हमारा आज का पूरा जो रेंज, 4 रेंजों में जो डिवाइड हुआ है उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा पूर्वांचल की पहाड़ियों में कैसे पूरा फैला हुआ है हमारा रेंज, हिमालय का ही। ओके, तो ये हिमालय जब आगे की ओर बढ़ जाता है, यानी कि अगर आप जाएंगे पाकिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, उधर बढ़ेंगे तो वो हिंदू कुश के नाम से वहां पर आगे सुलेमान पहाड़ियों के नाम से आगे बढ़ जाता है। और वहां पर आपको खैबर दर्रा देखने को मिल जाएगा, जहां से कभी सिकंदर आया हुआ था। तो ये पूरा जो डायग्राम था, ये हमारा पूरा एक रेंज था, जिसमें हमने अभी केवल आपको बताया है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, उसके सारे रेंज के बारे में। अब कल मैं आपको बताऊंगा पूर्वांचल की पहाड़ियां कैसे हिमालय सिंटेक्स वैली से घूमता हुआ नीचे की ओर आया है, कैसे वो समुद्र के अंदर समाकर फिर बाहर निकला हुआ है, और उसको किस द्वीप के नाम से जाना जाता है, या ये किस प्रकार हमारा दक्षिण के अन्य देशों से कैसे ये विभाजन का काम करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ ये जानेंगे वहां पर उसको जो अन्य छोटी छोटी जो वहां पर पर्वत हैं उनके बारे में, साथ ही साथ वहां से बहने वाली वो नदियां, जिसको लेकर के प्रेजेंट टाइम पर कभी बांग्लादेश के साथ हमारे मुद्दे चलते रहते हैं तो कभी चाइना के साथ मुद्दे चलते रहते हैं। और उसमें भी मैंने आपको छोटा सा वीडियो आपको दिया हुआ था तीस्ता नदी विवाद के बारे में। कुशियारा नदी तो मामला अभी हाल ही में चल ही रहा है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है समझौता किया गया है, तो ये मुद्दा वहां पर अहम बन जाता है। तो बस आज इतना ही, आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।